अब है एजिंग। अब एक होती है कुछ ऐसी टाइम डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गन्स में चेंज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन वो नॉर्मल एजिंग के साथ होती है, ठीक है। अच्छा, और ना वल्नरेबिलिटी टू डिजीजेस भी बढ़ती है। सही है। अब फॉर एग्जांपल जो टीलोमरेज शॉर्टनिंग है वो हो जाएगी। हर सेल डिवीजन के साथ क्या होता है कि सेल जो है ना उसकी एक टेल होती है, टीलोमर टेल, वो थोड़ी 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 छोटी होती है, लेकिन विद एवरी जो जो एज बढ़ती है ना, तो वो एक तो हर सेल डिवीजन के साथ होती है कि कल को अपॉप्टोसिस हो, एक वो होती है कि वो एज के साथ साथ भी छोटी हो जाती है, ठीक है। अब एपिजेनेटिक का मतलब होता है कि डीएनए ना थोड़ा थोड़ा मिथाइलेटेड होना शुरू हो जाता है एज के साथ। तो अब ऐसे एज सच कोई जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया है क्योंकि डीएनए मिथाइलेशन होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये एज की वजह से हुआ है, ठीक है। डीएनए का सीक्वेंस नहीं चेंज होया, अगर सीक्वेंस चेंज होएगा ना तो उसका मतलब फिर म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मिथाइलेशन हो जाती है ये एज के साथ, इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बहुत डिसफंक्शन होने लग जाता है एज के साथ ना। प्रोग्रेसिव डिक्लाइन जो है ना ऑर्गन्स में आता है, ऑर्गन के रिजर्व में विदाउट अ स्पेसिफिक डिजीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं होती, ठीक है, एजिंग होती है। सही है। तो ये एक एमसीक्यू इस पे आता है, मैंने देखा था कि प्रोग्रेसिव डिक्लाइन आ रहा है ऑर्गन्स में। उसके बाद हमारा है कार्डियोवैस्कुलर एजिंग। अब आर्टेरियल कंप्लायंस जो होती है ना, कि एक एबिलिटी हो एक वेसल की कि वो एक्सपैंड करे, ये वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है आर्टरीज, इसकी वजह से स्टिफ बन जाती हैं। तो अब अगर वो कहेगा कि ओल्डर पेशेंट है, स्टिफ आर्टरीज है और वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड है, क्योंकि जब स्टिफ स्टिफ होगी तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, तो वो डिक्रीज आर्टेरियल कंप्लायंस है जो कि नॉर्मल एजिंग है, ठीक है। अब आर्टरीज जो एओर्टा जो है ना वो वैसे वाइड होती है। वैसे नॉर्मली अगर मैं सोचूंगी तो मैं यही कहूंगी कि यार डायमीटर कम हो रहा है ना, तो एओर्टा का डायमीटर भी कम होना चाहिए, लेकिन एओर्टा का डायमीटर ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सही है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर की कैविटी छोटी होती है, ये अब मैं दिमाग में सोच सकती हूँ कि वो थोड़े से लूज हो जाए, अपना अपना जो है ना वो वक्त के साथ साथ लूज हो जाए तो कैविटी बड़ी हो जाए, तो ये भी उल्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर की कैविटी जो है ना वो कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि मायोकार्डियम अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतना काम जितना वो नॉर्मली कर रहा है उससे ज्यादा वो उतना काम नहीं कर पाता, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है। सिग्मोइड शेप्ड इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी की वजह से ही जो आईवी सेप्टम होता है ना वो सिग्मॉइड शेप हो जाता है, और ये एक बड़ी क्लासिकल मॉर्फोलॉजी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियल साइज इंक्रीज। मैंने क्या कहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, कैविटी का। तो प्रेशर किस पे जा रहा है? सारा लेफ्ट एट्रियम पे, तो उसकी कैविटी का साइज बड़ा होगा, ठीक है। एओर्टिक एंड माइट्रल वेल्व की कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, और ये एज एसोसिएटेड होती है इसकी, मतलब कि ना ये भी डिस्टिंक्शन याद रखनी है। उसके बाद है मैक्सिमम हार्ट रेट। अच्छा, हार्ट बीट डिक्रीज होती है एज के साथ। ये वैसे नॉर्मली सोचा जा सकता है कि हार्ट बीट बुढ़ों में उनका दिल कम धड़क रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सरसाइज करेगा या कोई ऐसी कार्डियो एक्सरसाइज करेगा या कोई, तो उसका उसका हार्ट इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा पर मैक्सिमम रिजर्व नहीं रहेगा, मैक्सिमम उतना ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है जीआई चेंजेस। जीआई चेंजेस में क्या है कि लोअर एसोफेगियल की जो टोन होती है ना वो कम होती है स्फिंक्टर की, तो वो स्फिंक्टर
कम हो जाएगा और वो पता है रिफ्लक्स भी करेगा फिर, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन भी इतनी नहीं रहती, क्योंकि वो जो म्यूकस और वो सारा कुछ होता है ना, वो इतना प्रोड्यूस कोई नहीं हो रहा होता। कोलोन की मोटिलिटी भी कम हो जाती है बूढ़े लोगों में, बहुत ज़्यादा जीआई मोटिलिटी का मतलब मसला हो जाता है कि उनकी कोलोन की ना मोटिलिटी कम है, उनमें कॉन्स्टिपेशन इस तरह की चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो ये क्या है, एसिड रिफ्लक्स होगा इसकी वजह से, और गैस्ट्रिक पेन रहेगी, और मोटिलिटी कम, तो कॉन्स्टिपेशन। हिमेटोपोइटिक सिस्टम, बोन मैरो लेस एक्टिव हो जाता है और रिप्लेस करना चाहता है फैट में। जैसे कहते हैं ना दिमाग में भूसा भर गया है, इस तरह ना बोन मैरो में फैट भर जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेस है ना, कोई देखो अगर कोई बहुत बड़ा विग्रस स्ट्रेस भी आएगा ना, इतना रिस्पांस नहीं बूढ़ा बंदा करेगा, एज के साथ साथ रिस्पांस कम होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू आया, ब्लड लॉस हो गया या ये वो, तो ऐसे ऐसे जो है ना हिमेटोपोइटिक सेल्स जो है ना वो जल्दी ब्लड सेल्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन इसमें रिस्पांस कम हो जाता है, तो बोन मैरो रिजर्व में काम आ जाता है। उसके बाद है इम्यून सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारी किससे आती है, नेटिव टी सेल से, और सॉरी नाइव टी सेल से और नाइव बी सेल से, ये कम हो जाते हैं। लेकिन मेमोरी सेल कम नहीं होते, क्योंकि वो तो पहले से पड़े होते हैं ना, तो वो क्यों कम होंगे, वो तो पहले से पड़े हुए हैं। जो न्यू सेल बन रहे हैं ना, नाइव टी और बी सेल, वो कम होंगे। और ये इसलिए मैटर करता है कि अगर कोई पुरानी एंटीजन है ना, उसकी इतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई न्यू एंटीजन आएगी ना, तो लाइव टी लिम्फोसाइट्स वगैरह उसको नहीं कर सकेंगे, उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, तो इसको कहते हैं इम्यूनो सेंस, इम्यूनो सेंसेंस, ठीक है। हाँ, ये पता नहीं क्या लिखा। एल्डरली पेशेंट रिसीव्स अ वैक्सीन कंपेयर टू यंग एडल्ट, उसमें रिस्पांस कम आएगा, ठीक है। और डिक्रीज बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रैप है, हाँ कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इनका क्या होता है, सार्कोपीनिया हो जाता है, कि मसल में कमी आ जाती है। ऑब्वियसली एज रिलेटेड मसल लॉस तो होता है, बोन लॉस भी होता है, औरतों में तो बहुत ही स्पेशली होता है ऑस्टियोपीनिया, और कार्टिलेज जॉइंट्स भी थिन कर जाते हैं, तो मसल मैस, उसकी स्ट्रेंथ और ये वो सब कुछ कमी हो जाएगी, तो ये भी नॉर्मल बात है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम, जो कि एजिंग के साथ साथ ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो दिमाग का वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन भूसा नहीं बढ़ रहा दिमाग में, ठीक है। दिमाग का सब कुछ ही कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उसके बाद न्यूरोनल लॉस भी हो रहा है, ब्लड फ्लो भी सेरेब्रल कम हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन फंक्शन रहता है बुढ़े बंदों का ना, रिलेटिवली फंक्शन प्रिजर्व रहता है, ठीक है। लेकिन मतलब फंक्शन वो करते रहेंगे, सारे फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन स्लो हो जाती है ना चीजें, और माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन आएगा, सही है। लेकिन इसका मतलब डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया अगर होगा तो कोई मसले ही हुए होंगे, थोड़े बहुत जो है ना वो अच्छा, वैसे इस पे वैसे मैंने कोई एमसीक्यू देखा था, हल्का सा जो है ना वो कॉग्निटिव डिक्लाइन था, और इस तरह से ना वो भी नॉर्मल एजिंग थी, डेली फंक्शन उसके नॉर्मल रहते हैं, सही है। अब अकोमोडेशन, आंखों से देखने वाली, वो भी कम हो जाती है, और प्रेस बायोपिया भी हो जाता है। प्रेस बायोपिया का मतलब है कि एज रिलेटेड ना फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं होता, ऑब्वियसली, ठीक है। और हेयरिंग लॉस का मतलब होता है प्रेस बिस्कस, जो कानों से मसला है, प्रेस बायोपिया आई, और प्रेस बिस्कस कानों का, ठीक है। बूढ़े लोगों में पता है ना कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में इशू होता है। ऑल्फैक्शन डिक्रीज, टेस्ट डिक्रीज। एजिंग के साथ स्किन का क्या होता है कि जो डर्मल और एपिडर्मल जंक्शन होता है ना,
वो फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन डिक्रीज हो जाती है, इलास्टिन डिक्रीज हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो जो एक उभरी उभरी फ्रेश स्किन होती है ना वो फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में फिर उसमें रिंकल्स पड़ते हैं कोलेजन और इलास्टिन के बंद होने की वजह से। सिनाइल पर्परा का मतलब होता है कि लॉस ऑफ स्किन सपोर्ट। सही है। स्किन में उतना सब वैसे सारा कुछ खराब ही हो रहा है इन बेचारों में, स्किन में भी इतना सपोर्ट नहीं कि ब्लड वेसल्स भी बेचारी टूट टूट के रहते हैं, तो ब्रूजिंग और परपरा ये सब कुछ होना ईजी हो जाता है। ठीक है, सिनाइल परपरा। उसके बाद स्वेट ग्लैंड भी कम हो जाते हैं, तो हीट उतनी डिसिपेट नहीं होती, हीट बॉडी के अंदर ही रहती है, तो हीट स्ट्रोक होना ज़रा आसान हो जाता है। सेबेशियस ग्लैंड भी नहीं होते सिक्रेट, तो बहुत ही स्किन ड्राई रहती है, और इसको कहते हैं जीरोसिस क्यूटिस। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्किन जो है ना वो ड्राई ड्राई होने लग जाती है। अब है इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो कि नेचुरल है। ठीक है, बायोसिंथेटिक कैपेसिटी, डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, इसकी वजह से वो फाइब्रोब्लास्ट, लार्टिन, इलास्टिन, कोलेजन ये सब कुछ कमी होती है, तो नॉर्मल एजिंग होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को ना फोटो एजिंग कहते हैं, वो नॉर्मल नहीं होती, वो एज से पहले ही हो जाती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, सनलाइट की वजह से, यूवी लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, कि जो डर्मल इलास्टिन और कोलेजन है ना वो कम हो जाता है, डिग्रेड ही हो जाता है। ठीक है, सोलर इलास्टोसिस इसको कहते हैं, तो ये नॉर्मल एजिंग है।